सो फ्रेंड्स, ये है मेरी वैष्णो देवी यात्रा का दूसरा दिन। पहले दिन की यात्रा जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था वो कटरा तक हम पहुंचे थे। तो आज कटरा से ऊपर माता के भवन तक जो सारा ट्रैक है, पैदल रास्ता है, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बोलिए जय माता दी। ये रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने पर बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखती है और इन्हीं पहाड़ियों पर है माता वैष्णो देवी का बसेरा। यहीं पर वो गुफा है जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे ही यहीं पे ही माता की गुफा है वो, जहाँ पर माता वास करती है। तो चलिए एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ का दे देता हूँ जो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जो चारों तरफ यहाँ से दिखता है। देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ना जैसे जम्मू कश्मीर वाला इलाका है तो सिक्योरिटी यहाँ पे आई रहती है। कैसे यहाँ पे आर्मी वाले बिल्कुल मुस्तैद, ये देख रहे हैं आप पीछे जिप्सी में, ये जो आर्मी की जिप्सी, एक आर्मी मैन जो खड़े हैं, ये ना 24 घंटे यहाँ पर ऐसे ही आपको मिलेगा। मतलब ड्यूटी चेंज होती है लेकिन पर 24 घंटे आपको यहाँ पे एक बंदा ऐसे दिखेगा ही जो इस तरह से आपको वहाँ पे गन के साथ दिखेगा, और जिसने कुछ ऐसी इनको हरकत लगी। रेलवे स्टेशन से बाहर ही आए हैं और कटरा की मार्केट में है। यहाँ से हमें वो ऊपर पहुँचना है, मैं आपको दिखा दूँ। वो जो आप ऊपर देख रहे हैं टॉप पे पहाड़ी में, बस वहीं पे ही हमें जाना है। और थोड़ा थोड़ा शायद आपको रास्ता भी पीछे नज़र आ रहा होगा माता वैष्णो का। टॉप पे ही जाना है, ऊपर जहाँ पे टॉप में आपको टावर अगर दिख रहे हो तो वहाँ में हमें पहुँचना है। 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है और जो कि यहाँ कटरा से शुरू होता है। और रास्ते में और भी कुछ चीज़ें हैं जो जो आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। और ये रास्ते में एक ट्रेन कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है, पूरा ट्रेन कोच है और नीचे रेलवे ट्रैक भी है। ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ट्रेन कोच है, रास्ते में आता है ये। अभी वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने कर दी है कैब बुक और अभी हम जाएंगे फ्रेश होने के लिए, नहा कर धो कर के वहाँ से फ्रेश होकर के फिर माता के ट्रैक पे निकलेंगे। और अभी हम जो है ये कैब बुक करके हमारे को होटल पे जहाँ पे हमने रूम बुक किया था वहाँ ले जा रहे हैं। वहाँ पे क्लॉक रूम की फैसिलिटी थी, वहाँ पे अपना बैग वगैरह अगर आप रखना चाहो तो बैग भी रख सकते हैं। और नहा धो के फ्रेश होने के बाद फिर निकलेंगे हम ट्रैक पे। ये फ्रेश होने के बाद वहाँ से हम आगे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और जाने से पहले, निकलने से पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी था तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दोस्तों, इस यात्रा पर ना एक चीज़ आपको बता दूँ, जब भी आते, ये है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक कार्ड आपको बनाना होता है। जो भी इस यात्रा में जाते हैं उनको कार्ड बनाना होता है, उसके बिना यात्रा नहीं कर सकते आप लोग। तो ये कार्ड आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से बनता है, ये लाइन सारी उसके लिए लगी है। ये सब लोग यहाँ पे कार्ड बनाने के लिए खड़े हैं, हम कार्ड बनवा के आ चुके हैं और उसके बाद ही यहाँ से यात्रा आगे शुरू हो सकती है, इस कार्ड के बाद ही। माता के भवन तक जाने के लिए यहाँ से हेलीकॉप्टर का सोर्स भी अवेलेबल है, जिसका मेरे ख्याल से फेयर वन साइड का 2100 रुपीज़ है अप्रॉक्सीमेटली। तो हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पे जो लोग नहीं पैदल जा सकते हैं वो कर सकते हैं। ये हम कटरा मार्केट से आगे निकल कर अभी जा रहे हैं बाणगंगा। बाणगंगा ही जो यहाँ का है वो पहला है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। वो कटरा मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम तो वॉकिंग ही गए थे, लेकिन आप यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं और कैब भी बुक कर सकते हैं। तो बाणगंगा पहला पॉइंट आता है जहाँ से यात्रा शुरू होती है माता के भवन भवन तक। और यहाँ पे एक फ्रिस्किंग पॉइंट भी है, जो आपने मैं आपको बता रहा था कि कार्ड आपको एक श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाना होता है, वो भी वहाँ पे चेकिंग होती है, आपकी बैग की चेकिंग होती है, हर चीज़ की। तो अभी हम बस बाणगंगा के फ्रिस्किंग पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आगे ट्रैक शुरू होगा। ये है फ्रिस्किंग पॉइंट जहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं और लाइन लगी हुई है। सारे यहाँ पे कार्ड चेक होगा सभी यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, और बैग चेक होंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए बैग में। और वो आपकी वहाँ पे
ही वो अपने पास ले लेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ उनको मिलती है। और आपके पास जो एक कार्ड होना ज़रूरी है। तो लाइन उसी की लगी हुई है। ये देखिए सामने फ्रिस्किंग पार्ट है। यही है इस कार्ड की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस यात्रा में कि आपको एक कार्ड बनाना ही होगा और यहाँ पे चेक होगा। बस इस फ्रिस्किंग पॉइंट से बाहर निकलने के बाद सीधे बाणगंगा ही पहुंचेंगे और वहां से फिर यात्रा शुरू होगी। ये हम अपना बैग चेक करा के अपना कार्ड चेक करा के यहाँ से अब बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों सारी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सब कंप्लीट करने के बाद अब हमने शुरू किया है ट्रैक। और अब हम जो है मंदिर के रास्ते के लिए निकलते हैं। इस यात्रा में दोस्तों आप दो तरह से गुफा तक जा सकते हैं। एक तो आप जैसे ही रास्ता भी देख रहे हैं नॉर्मल घुमा के, ये सीधा सीधा रास्ता ऐसे है। और दूसरा रास्ता है आपको ना, इसमें शॉर्टकट्स हैं ये कह लीजिए, स्टेयर्स है, स्टेयर्स चढ़ के भी आप लोग जा सकते हैं। इसमें अलग अलग पड़ाव आते हैं स्टेयर्स के। कहीं पे 560 सीढ़ियों का बैच है, कहीं फिर 450 सीढ़ियों का बैच है, कहीं 150 सीढ़ियों का, कहीं 80 सीढ़ियों का, कहीं 350 सीढ़ियों का बैच है। तो आप वो भी कर सकते हो, सीढ़ी स्टेयर्स का भी आप सारा ले सकते हो। वो थोड़ा सा जल्दी पहुंचेंगे लेकिन वो अपनी फिटनेस के हिसाब से है। तो हमने तो ज़्यादा स्टेयर्स का ही यूज़ किया था। अभी भी हम स्टेयर्स पे ही जा रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये पूरी 560 स्टेयर्स थी। जो पहला बैच आया था जो पहला बैच आया था स्टेयर्स का, वो 560 सीढ़ियों का था। तो हम इसमें जा रहे हैं। और फिर आप कोई घुमा के जाना है तो घूम के भी आप जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। इसमें काफ़ी सारे पैचेस है ऊपर तक स्टेयर्स के। ये हमारा पहला पैच 560 सीढ़ियों का यहाँ पर ख़त्म हुआ था। और यहाँ पे सीधा ख़त्म होते ही आप पहुँचोगे यहाँ पर, जो इस यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है, चरण पादुका। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं चरण पादुका मंदिर है। और इसके पीछे की भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा, शेयर करूंगा। और ये जैसे आप ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे, जितना ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे ये इतना साफ नीचे नीचे आपको ये कटरा जो शहर है वो दिख रहा है। इतना ऊपर आप जाते हो उतना खूबसूरत आपकी यहाँ पर व्यूज़ बनते जाएंगे। तो ये जो अपना चरण पादुका वाला मंदिर है, ये इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है। और जो पहला पड़ाव था वो बाणगंगा, जिसको हमने पीछे आपको मैंने दिखाया था। और ये अब वहाँ से आगे निकलने के बाद 530 पहले सीढ़ियाँ हम पहले चढ़ चुके थे। उसके बाद 458 सीढ़ी वाला दूसरा पैच था, वो भी लगभग ख़त्म ही हो गया है। अब थोड़ी सी थकान होना शुरू हो गई है। दोस्तों अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो इस यात्रा के जो पूरे पड़ाव है, वो टोटल 5 पड़ाव है जिस पूरी यात्रा में आते हैं, जो कि शुरू होते हैं बाणगंगा से। जैसे मैंने आपको बताया था कि कटरा से आगे निकलने के बाद बाणगंगा जो पहला पड़ाव आता है। फिर उसके बाद जो दूसरा पड़ाव आता है वो आता है चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर से आगे निकलने के बाद आप पहुंचोगे सीधा अर्धकुंवारी, और उसी को ही वो भी कहा जाता है गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। तीसरा पड़ाव वो है। उसके बाद चौथा जो पड़ाव आता है वो है माता वैष्णो रानी की जो गुफा है, मेन गुफा, जहाँ पर माता वैष्णो तीन पिंडिया के रूप में जो वहाँ पे स्थापित है, विराजमान है। चौथा पड़ाव वो आता है। और लास्ट पड़ाव जो इस यात्रा का रहता है वो है भैरवनाथ मंदिर, जो वहाँ से माता के मंदिर के बाद जो लगभग कोई वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और लास्ट में वो पड़ाव आता है माता भैरवनाथ मंदिर वाला। ये वहाँ से फिर थोड़ा और ऊपर निकलने के बाद वहाँ से देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा बन रहा है। ये कटरा शहर और वहाँ के हसीन वादियाँ, दाएं बाएं जो वहाँ से दिखती हुई पहाड़ियाँ है, ये और भी सुंदर बनता जा रहा है। जैसे मैंने बताया था, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना ही नीचे का व्यू सुंदर बनता जाएगा। और ये है सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है गर्भजून गुफा, जिसको अर्धकुंवारी गुफा भी कहा जाता है। कि वो मंदिर है जो इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये यहाँ से मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ, कैसे यहाँ से नज़ारे देखने को बनते हैं। दोस्तों इस यात्रा में ना बहुत ही अद्भुत फील होता है। मतलब
भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि मतलब अतुलनीय है। और अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी माता के मंदिर। यहाँ पर जो गुफा है, कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी, तप किया था यहाँ पर। इस जगह में वो गुफा है, तो अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं थे, तो वो गुफा तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी अब इसके बाद हम निकलेंगे आगे भवन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे ना आपको J&K बैंक का ATM भी मिल जाएगा। अगर किसी को कैश की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कि J&K बैंक का ATM भी है, जो यहाँ पे अर्धकुंवारी जो ये मंदिर है इसके साथ ही यहाँ पे। और यहाँ पे खाने के भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स है, हाँ, सागर रत्ना एंड ऑल। इस यात्रा को श्रद्धालु कैब्स में भी पूरी करते हैं। यहाँ से आपको कैब्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे है। और जो पालकियाँ होती हैं, जिसमें वो पालकी ही कहते हैं उसे, पालकी जो होती है उसमें भी उसकी भी है। तो जैसे ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये पालकी वगैरह भी है। तो ये भी इसमें, ये जो श्रद्धालु हैं वो भी इसमें भी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं, जो चलने में जो है, जिन्हें प्रॉब्लम है, जो चल नहीं सकते ज़्यादा, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर है हेलीकॉप्टर की। तो अभी हम पहुँचे हैं अर्धकुंवारी, और अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर लगभग रह गया है जो माता वैष्णो का जो मंदिर है। बस चलते जा रहे हैं, जय माता दी करते जा रहे हैं। जय माता दी। श्री बस हम वहाँ पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे। वहाँ से बाबा भैरवनाथ का जो मंदिर है वहाँ से भी ऊपर है, वो वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद वापस कटरा की तरफ जाएंगे। तो अभी मंदिर पहुँचने कम से कम वहाँ पे भी 1 घंटा कम से कम और लगेगा। चलिए चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। अब इस यात्रा में आपको टोटल नॉर्मल ही रास्ता दिखेगा, जैसा भी सीधा सीधा चलने वाला रास्ता है। जो सीढ़ियों वाला पैच है वो ख़त्म हो चुका है। वो अर्धकुंवारी जो गुफा थी, जो मंदिर था, वहाँ तक ही वो स्टेयर्स आती हैं। उसके बाद सीधा सीधा रास्ता ही ये सारा गुफा तक, माता के भवन तक। और सीढ़ियों वाला जो पैच है वो आपको इसके बाद लास्ट में दिखेगा भैरवनाथ मंदिर के लिए, जो माता का भवन है, जो वहाँ से भैरवनाथ मंदिर तक जो रास्ता है वो स्टेयर्स वाला आपको दिखेगा। उसमें आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी माता के भवन तक तो यही ऐसा ही नॉर्मल रास्ता है गर्भ गुफा से। दोस्तों वैष्णो माता मंदिर जो है ना, ये इंडिया का एक उनमें से एक मंदिर है जो सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला, श्रद्धालु के द्वारा सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला जो मंदिर है। हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। तो दोस्तों अब मैं आपको सुनाता हूँ माता वैष्णो देवी की कहानी, कि यहाँ पर कैसे ये माता का बसेरा बना और क्या इसके पीछे की कहानी है। तो हुआ क्या कि जब कहते हैं कि जब संसार में ना अधर्म की शक्ति बढ़ रही थी, तब आदि शक्ति ने सत्य, रज और तम तीनों रूपों में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा के रूप में एक शक्ति से एक कन्या प्रकट की। तीनों ने अपनी शक्ति से एक कन्या को जन्म दिया। और ये कन्या त्रेता युग में, जो हमारा दक्षिणी भारत है, रामेश्वरम जहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पर एक पंडित रत्नाकर जी हुआ करते थे। उनके घर में ये पुत्री के रूप में जन्म लिया इस कन्या ने। और पंडित रत्नाकर ने उस बेटी को, जो उनकी जो ये पुत्री जन्मी, तो उसको त्रिकुटा नाम रखा इस लड़की का। पर जैसे कहते हैं कि भगवान विष्णु के अंश रूप के होने की वजह से ये वैष्णवी रूप से, वैष्णवी के नाम से जाने जाने लगी। और जब ये कन्या जो थी, ये जब 9 साल की हुई, तो उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने भी इस युग में श्री राम के रूप में जन्म लिया है। उसके बाद ना कहते हैं कि फिर जब ये इसे पता चला कि भगवान श्री राम ने के रूप में जन्म लिया है भगवान विष्णु ने इस युग में, त्रेता युग में, तो ये भगवान श्री राम को अपना पति मानकर उनको पाने के लिए कहते हैं कि कठोर तप करने लगी ये कन्या। फिर जब श्री राम सीता हरण के समय में सीता माता को खोजते हुए अपने रामेश्वरम पहुंचे थे, तब वहाँ पे समुद्र के किनारे उन्होंने देखा कि कन्या एक कठोर तपस्या में कन्या तप कर रही है, जो कि विष्णु भगवान का नाम जाप कर रही थी, जो भी।
और जब श्री राम उस कन्या से मिले तो उसने श्री राम से उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा कि वो उसके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे। और श्री राम ने कहा कि इस जन्म में तो मैं सीता से विवाह करके एक पत्नी व्रत का प्रण ले चुका हूँ, परंतु कलयुग में मैं फिर से कल की रूप में अवतार लूंगा और तुम्हें उस समय पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय पर्वत की जो त्रिकूट पर्वत है, हिमालय श्रृंखला की जो त्रिकूट पर्वत है, वहां पर जाकर तप करो और भक्तों को आशीर्वाद देकर उनके कष्टों का और दुखों का निवारण करती रहो और जग कल्याण करती रहो। और नवरात्रों के पीछे की भी कहानी बताई जाती है यहीं से, कि जब नवरात्र बनाना जो हिंदू धर्म में शुरू हुआ था वो यहीं से हुआ था कि जब श्री राम ने रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी रावण पर, तब माता वैष्णो ने नवरात्र बनाने का फैसला लिया था उसी टाइम। और इसलिए 9 दिनों तक रामायण का पाठ भी किया जाता है, जिसमें 9वें दिन रामनवमी होती है। और श्री राम ने आशीर्वाद दिया था कि पूरे संसार में माँ वैष्णो देवी की भक्ति की जाएगी और त्रिकुटा जो है वो वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और हमेशा ही के लिए अमर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कहानी माता वैष्णो देवी की, और रश तो आप लोग देख ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा है। तो ये था और मेरा पूरा ट्रिप दूसरे दिन का माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उस दिन भी बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ से आगे का वीडियो दोस्तों मैं नहीं बना पाऊँगा, अब इसके बाद का वीडियो नहीं बना पाया था मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे देखो आप मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लेदर सब कुछ यहाँ पे डिपॉजिट होता है क्लॉक रूप में। बैग वगैरह अपने पास कुछ नहीं रख सकते। रात को भैरव मंदिर जाते हुए माता के मंदिर की दर्शन, और लास्ट में आप लोगों को माता की तीनों पिंड के दर्शन करा देता हूँ। और कमेंट में जय माता वैष्णो लिखना बिल्कुल ना भूले। जय माता दी दोस्तों। सो गाइस, यात्रा से वापस मैं पहुंच गया हूं जालंधर अपने फ्रेंड के पास, ये है। और अभी मैं अपनी कैब का वेट कर रहा हूं जो यहां से बुक कराई है चंडीगढ़ के लिए। कैब आनी है, बस उसमें जाऊंगा। तब तक हमने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ब्रंच कर दिया था, अब बस कैब का वेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं निकलूँगा जालंधर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर वापस तो अपने डेस्टिनेशन।